आज के इस नए सेशन में हम लोग विशिष्ट शिक्षक के लिए जो खुशखबरी कह सकते हैं या एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें हम लोग पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ऑथराइज लेटर जारी किया जा चुका है विभाग के द्वारा कि इन लोगों में बताया गया कि इंक्रीमेंट क्या मिलेगा। इंक्रीमेंट जो 3 जनवरी जो जनवरी वाला जो इंक्रीमेंट था उस पर मिलने की बात की गई है। वेतन संरक्षण जो किया गया था, पे प्रोटेक्शन की बात की गई है। उन सभी चीज़ों के बारे में एक लेटर निकला जा चुका है, फिटमेंट मैट्रिक्स के भी पत्र जारी किए जा चुके हैं। तो उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में कि लेटर के सभी पॉइंट्स को बहुत बारीकी से समझाया गया है। वेतन संरक्षण एवं फिटमेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। इंक्रीमेंट के बाद कौन सा फिटमेंट मैट्रिक्स लागू होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग अनकही बातों पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे ना, उस काम को करने में जो सबसे खुशी मिलती है ना, वो देखिए, अगर आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने से सभी लोग खुश हैं ना, तो समझिए कि आप वही कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं। और जब लोग नाखुश हो तो समझिए कि आप वो काम चाह रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज के इस नए सेशन में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया है, हम लोग पहले उस पत्र के बारे में देखते हैं, फिर उसकी एक एक चीज़, इसमें क्या प्राण कार्ड से रिलेटेड वगैरह सब चीज़ों की चर्चा की गई है। हम इसकी एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि ये क्या लेटर जो जारी किया गया है आपका 23 तारीख को जारी किया गया। थोड़ा सा मैं डिले करके लेके आया हूं, क्योंकि मैं इसकी एक एक बारीकियों को समझाऊंगा। कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सारी वीडियोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक एक करके थोड़ा लेट से ही, लेकिन आपके पास पहुंचना जरूर चाहिए। तो इस वीडियो देखेंगे, इस पत्र में क्या है, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं सारी चीज़ों को लेके आता हूँ। कह रहे कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पे लिखा गया है, और इसमें कह रहे कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में देखेंगे। आगे देखेंगे, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित अद्यो हस्ताक्षरी का पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024 के लिए। कह रहे कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि प्रासंगिक नियमावली के नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ हेतु पात्र होंगे। इनमें कह रहा है कि जितने लोग भी नियोजित शिक्षक हैं थे, उनको जो है सक्षमता परीक्षा द्वारा देख करके विशिष्ट शिक्षक बनाया जा चुका है। उनके बारे में सारी वेतन और लाभ के बारे में बताया गया है। ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए, दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहे कि आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। एनपीएस से क्या किया गया है, इनको आच्छादित, यानी अब इनको जो पहले ईपीएफ में कटता था 1800 रुपये गवर्नमेंट देती थी और 1800 रुपये आपके वेतन से कटता था, अब इनको क्या है कि एनपीएस में जाना है और एनपीएस के तहत ही सारी चीज़ें आएंगी। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एनपीएस में अकाउंट बनाना है तो आपको, जैसे आप एनपीएस में अकाउंट बनाएंगे तो 12 अंकों का एक प्रान नंबर जनरेट करना होगा, और जब वो 12 अंकों का प्रान नंबर जनरेट करेंगे तभी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आपका 10% बेसिक और डीए का 10% आपके सैलरी से कटेगा, और बेसिक और डीए का 14% गवर्नमेंट अलग से जमा करती है। तीसरा नंबर, आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है एवं इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। क्लियर? इसी के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है प्राण के लिए आपका सारा चीज़ें इसमें संलग्न है। देखिए, इसी में देखेंगे प्राण का क्या कैसे कैसे करना, वो सारी चीज़ें इसमें संलग्न है। तो आगे देखते हैं कि प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु
निर्मित पोर्टल एवं ENPS पोर्टल से BC शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एवं कंट्रोल से सेंटर के माध्यम से HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए BC शिक्षकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट होंगे। देखिए इसमें करना क्या है कि जब आप प्राण भर लेंगे, जब आप सारी चीज़ें प्राण वगैरह सब चीज़ क्रिएट कर लेंगे, तो प्राण जब इसमें जो प्राण जो आप अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालो, उस प्रिंट आउट को निकालने के बाद आपको HRMS जो है, आपको जो है HRMS क्या करना, फॉर्म अप्लाई करना है और आपको इम्प्लॉय डिटेल्स वाला फॉर्म डालना है। और दोनों फॉर्म भर करके देखिए HRMS फॉर्म, ये आपका इम्प्लॉय डिटेल्स और ये वाला फॉर्म आपका प्रिंट आउट निकाल करके तीनों जो है आपको जमा करना है। कहाँ पे? शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी DO ऑफिस में जमा करना होगा या BO ऑफिस में जहाँ भी जमा करना होगा। आपको आदेश पत्र जारी किया गया होगा, आदेश पत्र निकलेगा, उसमें जमा करके किया। हाँ, मैंने लगभग समझिए कि ब्लॉक में ही जमा होता है, BRC में ही जमा होता है। BRC से जमा करके फिर आपको DO ऑफिस आता है और वहाँ से HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग हो। जब तक ऑन बोर्डिंग नहीं होगा आपकी सैलरी नहीं आएगी। अगला देखेंगे, 5वां नंबर पॉइंट है कि बिहार विद्यालय BC शिक्षक नियमावली 2023 की नियम 8.1 के अंतर्गत प्रावधानित है कि BC शिक्षकों के स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। एवं नियम 8.2 के प्रावधानित है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अन्न भत्ते राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता सही। देखिए शहरी परिवहन भत्ता जो है वो पटने जैसे बड़े शहरों में नहीं मिलती है, आपको जो है छोटे शहरों के लिए परिवहन भत्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5वां नंबर पॉइंट के कहना है कि इनको कि जो भी आपका जो इंक्रीमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जनवरी में इंक्रीमेंट मिलने वाली थी, बहुत सारे BC शिक्षकों की चिंता थी कि मैंने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया है तो बाकी जो सक्षमता 2 वाले आएंगे उनकी सैलरी ज़्यादा, क्योंकि सक्षमता 2 वाले जो भी नियोजित शिक्षक है उनकी इंक्रीमेंट जनवरी में मिल गई। तो BC शिक्षकों की मिलेगी नहीं, तो उनकी भी जनवरी में मिल गई और उनको भी जनवरी में मिलेगी। और जो भी आपको जो पे प्रोटेक्शन का मतलब है कि जितनी सैलरी है उससे आपकी सैलरी कम नहीं होगी, हमेशा उसका नेक्स्ट जो फिटमेंट मैट्रिक्स है उस स्लैब उसमें इम्प्लीमेंट होगा। चलिए अगला देखते हैं। इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि समीचीन प्रतीत होता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से होता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत BC शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण तो वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ससमय उनके वेतन के भुगतान की कार्रवाई की जा सके। अतः निर्देश दिया जाता है कि BC शिक्षकों के प्राण आवंटन वेतन संरक्षण के संबंध में अग्रतर कार्रवाई, यानी सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि जो स्थापना के जो DPO होते हैं उनको सीधे कह दिया कि जो पे प्रोटेक्शन जो है और जो वेतन निर्धारण की जो है वो सारी चीज़ें उनकी प्रक्रिया किया जाए। वेतन निर्धारण का मतलब यह है कि आपको जो 3% इंक्रीमेंट हर साल में तो इंक्रीमेंट ऐड करके उनको एक मूल वेतन बनाया जाए और मूल वेतन के जो अगला जो स्लैब होगा जो फिटमेंट मैट्रिक्स में वो स्लैब जो है आपका जो ये BC शिक्षक के लिए तय किया जाए। उन सब चीज़ों पे भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि वो वाला क्या होने वाला है, वो सभी चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्राण नंबर जब भी आप जनरेट करेंगे तो उसके लिए प्रत्येक जिला के लिए DDO कोड होता है। जैसे देखिए तो सभी जिला का जो है DDO कोड जो पहले से भी BPSC जो शिक्षक थे TRE 1 में वही वाला DDO कोड सेम है। उसके अलावा देखिए प्राण कैसे कैसे जनरेट होगा वो सारी चीज़ें जो है इसमें आपको चर्चा किया जा चुका है कि प्राण कैसे कैसे जनरेट करना है। देखिए इसमें प्राण की चर्चा की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि NPS प्राण प्राप्त करने के लिए सिर्फ इस वेबसाइट कह रहा है कि सिर्फ इसी वेबसाइट पे जाना है, enpsnsdl.com ENPS का चयन करना है। ENPS अनुरोध शुरू करने के लिए सही DDO कोड का चयन करना आवश्यक है। DDO कोड की संलग्न सूची का प्रयोग करें, यानी DDO कोड जो है ये संलग्न सूची है, इसी के अनुसार से प्रयोग करना है। कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि को सही से भरना है ताकि अनुरोध को रद्द करना न पड़े। कह रहा है कि सभी चीज़ों को जो है देखिए इसमें 3 चीज़ें दी गई, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग तिथि और रिटायरमेंट तिथि, ये तीनों को सही से भरना है, नहीं तो अगर नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपको अपना पैन मोबाइल बैंकपुर में उपलब्ध रहेंगे, संबंधित मैसेज आएगा। यानी पहले से आप प्राण के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके फिर दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि मैसेज आ जाएगा कि पहले से आपका रजिस्टर्ड है, आपका email ID, मोबाइल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, तो आपका दोबारा प्राण जनरेट नहीं होगा।
अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण न हो जाए। बिल्कुल है, अगर एक बार आपने अनुरोध कर दिया, हो सकता है कि बीच में किसी भी वजह से रुक गया हो, तो दोबारा तब तक नहीं कर सकते जब वो विभाग के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगला है, कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करेंगे। आवेदन संख्या को देख रहे, कह रहा है कि प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या, देखिए आवेदन संख्या, तो उसमें जब जाएंगे ना, जैसे जिसमें पीपीएन नंबर आएगा, तो पीपीएन नंबर जब आए, उसी पीपीएन नंबर के जगह पे आपको अपना सक्षमता, जब भी सक्षमता ने आपके औपबंधिक लेटर जो होगा योगदान, उसमें भी आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा गया, आवेदन संख्या, उसी आवेदन संख्या को पीपीएन नंबर के जगह पे भरना है। अगला है कि अटल पेंशन योजना, देखिए लिख रहा है कि अटल पेंशन योजना एनपीएस अलग अलग है, एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है। एपीवाई नहीं, अटल पेंशन योजना प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें कि अटल पेंशन योजना प्राण की शुरुआत हमेशा संख्या 5 से होती है। यदि अभिविद्याता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका स्थानांतरण होगा। यदि अस्थायी रूप से प्राण असक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा, जिसका प्रमुख कारण वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना है। इसमें 8वां नंबर पॉइंट का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना एनपीएस इन्वेस्टमेंट के लिए जनरेट कर चुके हैं प्राण नंबर एसबीआई, तो अब दोबारा तो आपका जनरेट होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप उसमें मान लीजिए कि आपको वार्षिक उसमें मान लीजिए कि आपको पैसा डालना था, कहीं बैंक वालों ने आपको सिखा दिया, आपने एनपीएस वहाँ से जनरेट कर लिए, प्राण जनरेट कर लिए, और वहाँ पर मान लीजिए कि 5,000 रुपये महीने के जमा करना था, लेकिन अब मान लीजिए कुछ दिन जमा किए, उसके बाद आपने जमा करना छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो गया होगा। तो उसको पुनः फिर से वहाँ से बैंक में जा करके एक्टिव करवाना होगा, फिर उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाना होगा। इसका 8वां नंबर का यही कहना है। चलिए आगे है 9 नंबर में कि यदि प्राण व्यक्तिगत हो, यानी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के द्वारा हो या किसी बैंक से लिया गया हो, तो उसका हस्तांतरण अनुरोध आपको अपने जिले के डीईओ को करना होगा, है ना। चलिए अगला है इंपॉर्टेंट नोट्स। संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग बिहार सरकार में किया जा सकता है। संख्या 4 एवं 9 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए आईसीएसएस फॉर्म भरकर डीओ या डीपीओ के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करें। संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता, इसकी विस्तृत जानकारी संख्या बिंदु संख्या 7 में लेते थे। प्राण हेतु प्रोसेस करने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो प्राण से रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारा प्राण कैसे जनरेट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ों को मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या हमारी चैनल को खोल करके वीडियो में जाकर प्राण कैसे क्या क्या सुधार करना, वो सभी तरह की वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ ना कुछ कमेंट जो भी करना होगा करेंगे, उसमें मैं बताऊँगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और उसकी क्वेश्चन का रिप्लाई भी करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।